वेब ऑप्टिक्स में लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, इंटरफेरेंस डिस्कस किया था। आज की क्लास में डिस्कस करते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शंस क्या होता है? अब जैसे सोर्स ऑफ लाइट है, एक बीच में मैंने क्या रख दिया, जैसे सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट पास कर, बीच में मैंने कुछ ऑब्स्टेकल रख दिया, कुछ रुकावटें कर दी। तो जो लाइट आ रहा था वो क्या हुआ कि जो मैंने ऑब्स्टेकल रखा उसके, वो ऑब्स्टेकल्स के बीच से, क्योंकि बीच में रुकावट, इससे लाइट नहीं पास कर, इसके जो एजेज है, एजेज से लाइट इस तरह से पास करेगा और ये स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का शैडो दिखेगा। मतलब डिफ्रैक्शंस का मतलब क्या हुआ इसमें कि लाइट के बीच में जब ऑब्स्टेकल रखे तो लाइट जो है ना वो एजेज से पासेस करे, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शंस। और जहां पर ये ऑब्स्टेकल्स है उसके करस्पॉन्डिंग जो ये चीज है, यहाँ बेसिकली क्या बन रहा है, आपका शेडो बनेगा, दिस ज्योमेट्रिकल शेडो, और उसके ऊपर और नीचे इल्यूमिनेशंस। अब देखो, अब अगर सेकंड कंडीशन हो जाता है कि ऑब्स्टेकल, अपन दो ऑब्स्टेकल रख देते हैं, एक ऊपर एक, दोनों ऑब्स्टेकल के बीच में कुछ डिस्टेंस छोड़ देते हैं। तो अब जब लाइट अपन पास करवाएंगे तो ये दोनों ऑब्स्टेकल के बीच में जो थोड़ा सा अपन ने सेपरेशन छोड़ा है ना, इससे लाइट पूरा पास करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा आपको, ये बीच में क्या होगा, आपका इल्यूमिनेशन क्रिएट होगा और ऊपर और नीचे हो जाएगा आपका शेडो। तो इस दो तरीके से ऑब्स्टेकल रख सकते हैं। तो मतलब क्या होगा, आप डिफ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे, बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द एजेस and corner of an obstacle or slit and spreading into the region of geometrical shape। मतलब जब लाइट कहां से बेंड हो, एजेज या ऑब्स्टेकल के एज या कॉर्नर से जब लाइट बेंड होगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ज्योमेट्रिकल शेडो या बन रहा है, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शंस। फर्स्ट है आपका फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शंस और सेकंड है फ्रेजनल डिफ्रैक्शंस। तो फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शंस क्या होता है, द सोर्स ऑफ लाइट and the screen on which diffraction pattern is obtained are effectively at infinite distance from the diffracting system। मतलब आपके स्क्रीन और सोर्स के बीच जो डिस्टेंस होना चाहिए वो इनफाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए। In this case, diffraction pattern is obtained by using convex lens। अब इसमें आपको डिफ्रैक्शन किससे मिलेगा, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि आपने स्क्रीन और सोर्स के बीच डिस्टेंस क्या रखा है, इनफाइनाइट, तो आपको बीच में कॉन्वेक्स लेंस रखना पड़ेगा। वी कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट इन दिस केस में, फ्रेनहोफर में क्या प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। तो आपको इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला कि सोर्स और स्क्रीन के बीच डिस्टेंस का इनफाइनाइट होना चाहिए। सेकंड, डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। और तीसरा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। और फ्रिजनल बाइप्रिज्म क्या होगा, इसमें सोर्स और स्क्रीन के बीच में आपको फाइनाइट डिस्टेंस रखना पड़ेगा, फाइनाइट डिस्टेंस रखना पड़ेगा। और इसमें क्या, और इसमें कैसा निकले आपका बनेगा वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल और एस्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा इसमें। एक चीज, दो चीज याद रखना फ्रेनहोफर और फ्रेजनल डिफ्रैक्शंस में। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम साइड एंड कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड, क्या होगा इसका, सिंपल है, दिस इज डिफ्रैक्शन। सेकंड है फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन, द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन, अभी मैंने बताया था प्लेन वेव फ्रंट। अब देखते हैं फ्रेनहोफर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेनहोफर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस रखा, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि सोर्स और स्क्रीन के बीच में कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। यहाँ रे ऑफ लाइट आया आपका सोर्स से, जो कि लेंस से टकराने के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा, दिस इज, और वहां पर क्या स्क्रीन, और ए स्लिट रखा और दो लाइट्स क्या आ गए, थीटा एंगल से मैंने बेंड करवाया थीटा से। ये दोनों भी क्या होगा कि कन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद कहाँ आ जाके एक पॉइंट पे मिलेगा स्क्रीन पे।
This is diffraction pattern consist of a central large maximum and alternate maximum and minimum pattern में मिलेगा आपको. And third one is the entire pattern is very complex with less contrast. पूरा का पूरा pattern ही complex है, इनसे less contrast मिलेगा आपको. When Hopper diffractions, we get diffracted pattern is convex lens. If when Hopper diffraction, we get alternate maximum and minimum. अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसे होता है इन केस ऑफ डिफ्रैक्शंस. तो एक्स एक्सिस में मैंने क्या दे दिया, हमने वेवलेंथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी बताया. तो कुछ इस तरीके से इंटेंसिटी का वेरिएशन होगा. धीरे 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 क्या होगा कि इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा और एक बार मैक्सिमम होने के बाद फिर इंटेंसिटी धीरे धीरे आपका डिक्रीज करेगा. दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा इसको बोलते हैं. और दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. केस पर अगर S और इक्वल टू D हो, D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा, इट मीन्स separation between the central maxima of two objects is just equal to the distance between the central maxima and the first minimum of any of the two objects. S equal to D मतलब क्या होगा आपका कि जैसे S क्या है आपका सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू ऑब्जेक्ट. सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू ऑब्जेक्ट का टू ऑब्जेक्ट्स सेंट्रल मैक्सिमा जो किसके इक्वल होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द फर्स्ट मिनिमम ऑफ एनी टू ऑब्जेक्ट. ये फर्स्ट केस हो गया. दिस इज द ए. तो टू ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व. इस केस में क्या, जब एस इक्वल टू डी होगा तो इसको क्या बोलेंगे, जस्ट रिजॉल्व. और एस इक्वल टू डी मतलब क्या होगा, एस तो हो गया आपका सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू ऑब्जेक्ट. सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा. रेड एक ऑब्जेक्ट का है, ब्लू और अदर ऑब्जेक्ट का. तो सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू ऑब्जेक्ट. और डी जो हो गया डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा दो ऑब्जेक्ट का. जैसे ये सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट ऑब्जेक्ट का और दूसरा का मिनिमा, और इसका मैक्सिमा इसका मिनिमा. इस केस को क्या बोलेंगे, जस्ट रिजॉल्व. सेकंड केस हो कि जब S इज ग्रेटर देन D, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट के सेंट्रल मैक्सिमा का डिस्टेंस ग्रेटर देन हो एक ऑब्जेक्ट के मैक्सिमा और दूसरे के मिनिमा से. तो इसको क्या बोलेंगे, वेल रिजॉल्व. पहले वाला केस क्या था, जस्ट रिजॉल्व. दिस इज कॉल्ड वेल रिजॉल्व. जैसे ये देखो यहाँ पर डायग्राम में ए मैक्सिमम है रेड एक ऑब्जेक्ट का या दूसरे ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम है, और D क्या है आपका एक का मैक्सिमा, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा. तो दिस इज कॉल्ड वेल रिजॉल्व. थर्ड केस है आपका S लेस देन D. सेपरेशन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू ऑब्जेक्ट का जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो लेस देन हो डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा ऑफ टू ऑब्जेक्ट. दिस इज, इस केस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अनरिजॉल्व. ऑब्जेक्ट इज तो क्या बोलेंगे, अनरिजॉल्व. अब नेक्स्ट टॉपिक से इसमें रेलिस क्राइटेरियन. तो रेलिस क्राइटेरियन क्या होता है, इसका पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि द इमेज ऑफ टू पॉइंट ऑब्जेक्ट क्लोज टू ईच अदर, मतलब दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दोनों का इमेज अगर एक दूसरे बहुत ज्यादा क्लोज है, आर रिगार्ड एज just separated if the central maxima of one diffraction pattern falls on the first minimum of other diffraction pattern. मतलब दो पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज अगर बहुत ज्यादा क्लोज हो और रिगार्डेड जस्ट सेपरेटेड किया जाए, तो इफ द सेंट्रल मैक्सिमा वन डिफ्रैक्शन पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा फॉल्स ऑन द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द अदर डिफ्रैक्शन पैटर्न, दिस इज कॉल्ड रेलिस.
अब ये क्या होगा, द टू पैटर्न ऑफ डिफ्रैक्शन आर जस्ट सेट टू बी रिजॉल्व इफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन पैटर्न कोइंसाइड विद फर्स्ट मिनिमा. सेकंड, when the distance of coincide for two diffraction pattern is less than Rayleigh's criteria, मतलब जो बताया था, दिस इज अनरिजॉल्व, मतलब सेकंड केस हो जाएगा आपका. नहीं, थर्ड होगा केस. अब देखते हैं, इंटरफ्रेंस पढ़ लिया लास्ट क्लास में, आज पढ़ लिया डिफ्रैक्शंस. अब देखते हैं कि इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रैक्शंस में क्या डिफरेंस है. दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं. फर्स्ट, इंटरफ्रेंस में क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव टेक्स प्लेस टू ब्राइट एंड डार्क बीट. ब्राइट बीट और डार्क बीट होता है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव. और डिफ्रैक्शंस में सुपरपोजिशन टू वेव टेक्स प्लेस फ्रॉम, इसमें मैक्सिमा मिनिमा बनता है, इसमें ब्राइट एंड डार्क बनते हैं. सेकंड डिफरेंस है, ऑल ब्राइट बैंड्स आर सेम इंटेंसिटी, सभी ब्राइट बैंड्स की इंटेंसिटी सेम होगी. और डिफ्रैक्शंस में क्या होगा आपका, कि सेंट्रल ब्राइट बैंड्स हैज हाईएस्ट इंटेंसिटी होता है. एज वी मूव अवे द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम गोज ऑन, एक बार मैक्सिमम होने के बाद फिर डिक्रीज होने के लगता है, फिर डिक्रीज से फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. थर्ड डिफरेंस, द साइज ऑफ एवरी फ्रिंजेस की साइज क्या होगी, सेम होगी, जबकि जिसमें सेंट्रल का मैक्सिमम होता है बाकी का तो मिनिमम हो जाएगा. फोर्थ डिफरेंस, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फेनोमेना ऑफ इंटरफ्रेंस पे डिपेंड नहीं करेगा. और डिफ्रैक्शंस में क्या होगा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स अपॉन डिफ्रैक्शन. क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट बैंड्स इन एन इंटरफ्रेंस पैटर्न इज सेम फॉर ऑल बैंड्स. इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इस डिफ्रैक्शन पैटर्न में बोल रहा है साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज मोर देन द अदर मैक्सिमा. क्योंकि इसमें जो डायग्राम बनता है ना, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है, अभी मैंने आपको दिखाया भी है, दिस 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 दिस. तो कुछ इस तरीके से ये डिक्रीज करेगा इस तरह से. अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर. तो रिजॉल्विंग पावर के बेसिकली क्या होता है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट ऑफ देयर इमेज आर वेरी क्लोज इच अदर, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का इमेज आप बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास पास बन रहा है, तो दे अपीयर एज वन एंड इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर आई टू सी देम एज सेपरेट. मतलब इतना ज्यादा क्लोज इमेज बन रहा है कि अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई ये एक ही ऑब्जेक्ट का इमेज है, दोनों एक दूसरे के मर्ज जैसा दिखेगा, इतना ज्यादा क्लोज बन रहा है दोनों ऑब्जेक्ट का इमेज. इफ द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन सेपरेटली, अगर ऑब्जेक्ट ने, देन वी से दैट द डिटेल्स आर नॉट रिजॉल्व बाय आई. अगर ऑब्जेक्ट आपको अलग अलग आई से नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि नॉट रिजॉल्व बाय आई, मतलब आई से आप क्लियर नहीं देख पा रहे हो. उसके लिए अपन क्या करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टू असिस्ट द आई इन रिजॉल्विंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज. मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि अपने आई को असिस्ट करेगा कि नहीं भाई ये दोनों ऑब्जेक्ट का जो है, ये दोनों अलग अलग इमेज है, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट का इमेज होगा. तो क्या होगा, द मेथड एडॉप्टेड टू सी द क्लोज ऑब्जेक्ट एज सेपरेट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन. इसी को एक ऐसा मेथड एडॉप्ट करो जिससे कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज जो बहुत पास पास था उसको अपन अलग अलग देख सके, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन. और ये एबिलिटी जो इस इंस्ट्रूमेंट में होता है जिसको कि और इमेज को अलग अलग दिखा सके, दैट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर. वी यूज द टर्म रिजॉल्विंग पावर इन टू डिफरेंट सेंस, दो अलग अलग मीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं. फर्स्ट, इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप we talk of geometrical resolution, whereas geometrical position between two nearby objects to be resolved. अगर माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के केस में इसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल रिजोल्यूशंस बोलेंगे इसको. और इन केस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप की बात करेंगे तो बी रेफर टू द स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन.
स्पेक्ट्रोस्कोप के केस में क्या बोलेंगे इसको, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, वेयर द डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ए गिवन सोर्स आर टू बी रिजॉल्व। अब देखो मतलब रिजॉल्विंग पावर क्या हो गया कि रिजॉल्विंग पावर इज नॉर्मली डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द smallest angle subtended at the object of optical instrument by 2 point object which can be just distinguished as separated। मतलब 2 point object के इमेज को सेपरेटेड दिखलाना है अपने को। अब देखिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन द मिनिमम सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर so that their images are produced by microscope are just seen separated। मतलब मिनिमम सेपरेशन है दो ऑब्जेक्ट का, दो इमेजेस का मिनिमम सेपरेशन है जो कि अपन माइक्रोस्कोप के द्वारा देख रहे हैं कि माइक्रोस्कोप से जितना दो इमेजेस का जितना सेपरेशन हुआ जो अलग अलग दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू वन ऑफ द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जितना कम होगा रिजॉल्विंग पावर उतने ज्यादा होगा, और लिमिट ऑफ जितने ज्यादा होगा रिजॉल्विंग पावर उतना कम होगा। अब देखते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है, द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू रिजॉल्विंग ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस जो हुआ ना, दैट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। म्यू तो मालूम है ना, रिजॉल्विंग इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड। थीटा आपका हो गया सेमी वर्टिकल एंगल या हाफ एंगल सबटेंडेड बाय लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेमडा तो मालूम है आपका वेवलेंथ। तो रिजॉल्विंग पावर हो गया 1 अपॉन डी, और सेकंड फॉर्मूला हो गया आपका 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लेमडा। तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जैसा रहे। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय ऑब्वियसली सी ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा, अभी मैंने बताया था। The least distance between two objects, least distance between two just resolved object points is directly proportional to, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब देखते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। दिस इज द, ये आपके हो गए रेडियो टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं। तो द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी हो जाएगा। डी एफ जो दो इमेज जो बन रहे हैं ना उसके बीच का डिस्टेंस है, और डी जो हो गया आपका डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट का डायमीटर हो गया आपका, और स्मॉल डी तो पता ही है डायमीटर ऑफ द एक्जिट पीपल। तो द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज सेट टू नॉर्मली इफ डी, तो डायमीटर ऑफ द एक्जिट पीपल इज इक्वल टू डी मान लेते हैं, और डायमीटर ऑफ द पीपल ऑफ द आई। तो नॉर्मल मैग्निफिकेशन तो ये होता है आपका डी अपॉन डी। फर्दर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप अगर देखेंगे तो क्या होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, जो कि अभी प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा, डी थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी, एंड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ आई के लिए क्या होता है, दिस इज 1.22 लैम्डा डी। तो मतलब डी थीटा डैश अपॉन डी थीटा। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द आई अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका डी थीटा डैश, दिस इज यहाँ थीटा डैश बोल देते इसको। तो दोनों को डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपका डी अपॉन डी इक्वल टू एम। Thus, the product of the normal magnification power of telescope and its limit of resolution is equal to the limit of resolution of unaided eye के इक्वल हो जाएगा।
रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप दिस इज ए अपॉन, क्योंकि ये रेसिप्रोकल कर दिया, ये बताए रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंडर। ये तुम्हारा डिफ्रैक्शंस का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। तो वेव ऑप्टिक्स में नेक्स्ट टॉपिक से आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शंस हो गया, एंड नेक्स्ट है, एंड दिस इज लास्ट टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन क्या होता है बेसिकली, लाइट वेव प्रोपेगेट एज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव, क्योंकि पहले भी पढ़ा हुआ है कि लाइट जो ट्रेवल करता है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो मैक्सवेल मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहलाता है, कुछ इस तरीके से। अब दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ, जैसे मैंने ये अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी मैंने पढ़ाया था, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ा था, एक्स वाई जेड। तो एक्स डायरेक्शन जो हुआ ना, सॉरी वाई डायरेक्शन जो हुआ ना, ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है, और जेड डायरेक्शन जो बता रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड का बता रहा है, और एक्स डायरेक्शन जो बता रहा है वो प्रोपेगेशन ऑफ वेव, वेव प्रोपेगेट कर रहा है। तो और तीनों डायरेक्शंस आपस में क्या है, 90 डिग्री से। तो इस तरीके से वेव बेसिकली प्रोपेगेट करते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जेड डायरेक्शंस का, और एक्स वाई डायरेक्शंस का इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। So the magnitude of electric vector is much larger as compared to the magnetic field vector comparison में electric vector क्या होता है, ज्यादा large होगा, because electric field बराबर क्या होता है, C into B, मतलब speed of light into magnetic field, और speed of light क्या होगा, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड से लार्जर होगा। Also, the eye is mainly affected by electric vector. Therefore, we generally prefer to describe light as a electric field oscillation. इसलिए अपने जो आई पे जो ज्यादा अफेक्ट जो पड़ता है ना, वो इलेक्ट्रिक वेक्टर का ही पड़ता है, क्योंकि ई बराबर क्या है, सी मैग्नेटिक फील्ड जितना होगा ना, उससे 3 into 10 to the power 8 टाइम्स ज्यादा होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आई को मैग्नेटिक फील्ड के कंपेरिजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा अफेक्ट करेगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक वेव, दिस इज द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, सेल्फ प्रोपेगेशन कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। सेल्फ प्रोपेगेशन का मतलब होगा कि जैसा कि मैंने प्रीवियस चैप्टर जो फिजिक्स का था, फोर्थ फिफ्थ सिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें मैंने बताया था कि अगर किसी भी सिस्टम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब वेरिएबल नेचर का, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, क्या यहाँ लिखा हुआ है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल नेचर का हो तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। और अगर किसी सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वेरिएबल नेचर का, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो दैट इज, इसका मतलब है सेल्फ प्रोपेगेशन। दैट मीन्स वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब देखते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट तो मालूम ही है, इसकी फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस, वेवलेंथ सब सेम हो तो पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट देखें तो सिंबल ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट दिस इज, इस तरीके से अनपोलराइज्ड लाइट इस तरीके का होगा।
Unpolarized light consists of a very large number of vibration in all planes. सभी प्लेन में लाइट का वाइब्रेशन होगा with equal probability at right angle to the direction of propagation के right angle होगा. Hence unpolarized light is represented by a star. Unpolarized light को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप? स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे. This is plane polarized light, direction of propagation of light. This is the vertical plane or direction of, this is the direction of propagation of light. और ये unpolarized light का symbol है. In polarized light, the vibration of electric vector is confined only in one direction. Polarized light में क्या होता है कि जो electric field light vibration जो होगा वो only one direction और perpendicular to the direction of propagation of wave के perpendicular directions में होगा. Plane polarized light, this is direction of propagation of light. तो direction of propagation, this is symbol of polarized light का symbol ये हो जाएगा basically. तो the light having oscillation only in one plane में जो होगा that is called plane polarized light, plane polarized. और जो multiple plane में जो मैंने बताया था वो unpolarized light होता है. If the vibration of electric vector is parallel to the plane of paper, then polarized light is represented by arrow lines and they are referred as a pi component. उसको आप बोल सकते हैं. मतलब अगर बने वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर जो वो प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल हो तो उस केस में पोलराइज लाइट को आप एरो से बताइए. दिस इज द मेनी प्लेन. अभी तो सिंगल प्लेन की बात करें. ये मल्टीपल प्लेन है. दिस इज अनपोलराइज लाइट. अब इसको अपन किस अनपोलराइज लाइट को किससे पास करवाओगे आप? तो पोलराइजर्स को, क्योंकि अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना है तो अनपोलराइज लाइट को पोलराइजर से पास करवाएंगे. तो आफ्टर द पोलराइजेशन एक प्लेन इसमें क्या दिखेगा आपका? पोलराइजर, पोलराइज लाइट दिखेगा. दैट मीन्स पोलराइजर्स का यूज क्या होगा? अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने का काम करेगा. सिंगल प्लेन, दिस अगेन इट पासेस थ्रू द एनालाइजर्स. And if unpolarized light is incident on polarized, the transmit light is plane polarized. Here the vertical oscillation are transmitted because the transmission axis is also vertical. The horizontal oscillation are not transmitted. That is why on the right hand side they are dot at the intersection of line. Plane of vibrations. The imaginary plane in a crystal containing the vibration of electric vector in polarized light as well as the direction of propagation of light is called plane of vibration. मतलब जो imaginary plane होता है crystals में vibration of electric vector in polarized light में जो electric vector का vibration हो रहा है as well as direction of propagation is called plane of vibration. Plane of polarizations मतलब imaginary line in a crystal containing the direction of propagation. उसमें क्या था आपका? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं. इसमें किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं. तो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का जो डायरेक्शंस होगा वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस के परपेंडिकुलर हो जाए. दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड पोलराइजर्स दोनों बात यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये हुआ और ये जो ब्लू है दिस इज प्लेन ऑफ polarizations. This is many plane unpolarized light. इसको polarizer से पास करवाया. This is optical axis. This is single plane polarized light. Again pass through the analyzers. और analyzers को यहाँ क्या किया? सेकंड में रोटेट कर दी. So this is no light. Optical axis क्या हो जाएगा आपका? The imaginary axis. ये जो optical axis की बात कर रहे थे, this is the imaginary axis in a crystal, मतलब polarizer के लिए parallel to which the vibration of electric vector is unpolarized light passes through. It is defined as the optical axis of the crystal. मतलब crystal या polarizer जो भी बोले, जो imaginary axis होता है बेसिकली किसके parallel होगा? Vibration of electric vectors. वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर के पैरेलल हो. किस केस में? अनपोलराइज्ड लाइट. तो इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल.
तो लाइट कैन बी पोलराइज्ड बाय ट्रांसमिटिंग थ्रू सर्टेन क्रिस्टल, मतलब जो पोलराइजर यूज किया था सच है टोरमेलाइन या कैल्साइट करते हैं, जिससे कि अनपोलराइज लाइट को पोलराइज में कन्वर्ट, लाइट कैन बी पोलराइज्ड बाय ट्रांसमिटिंग, जो लाइट को अपन वो पोलराइज कर सकें किसके हेल्प से, टोरमेलाइन एंड कैल्साइट। Polarites are thin film of ultra microscopic crystal of tuning iodosulfate with their optic axis parallel to the other each other. Tuning iodosulfate is also called herpethite. Parallelites allow the light oscillation. Parallelite basically काम क्या करता है, लाइट को allow करता है कि भाई तुम ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल पास करेगा, and the intensity of transmitted light should be 50% of the incident of light. However, in actual practice, we found there were 35% of the incident light ही अपने को मिल पाता है. Crystal of polarized on which unpolarized light is there, मतलब crystal है polarized जिससे कि unpolarized light पास होता है, तो इसको polarizer. And crystal polarized on which polarized light is incident, it's called analyzers. जिस पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं क्रिस्टल या जिस पे पोलराइज लाइट इंसिडेंट होगा वो एनालाइजर कहेगा, और जिससे क्रिस्टल और पोलराइज पास करेगा दिस इज अनपोलराइज लाइट जिससे पास करेगा दिस इज कॉल्ड पोलराइजर. if the transmission if the transmission axis of the polarizer and analyzer are parallel, then whole of the polarized light passes through the analyzer. अगर पोलराइजर और एनालाइजर दोनों का अगर ट्रांसमिशन एक्सिस पैरेलल हो तो पूरा का पूरा लाइट किससे पास करेगा, आपको एनालाइजर से पास करेगा पोलराइज लाइट. इफ द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर और पोलराइजर क्या परपेंडिकुलर हो तो एनालाइजर से लाइट पास नहीं करेगा. तो सच पोलराइजर इज सेड टू बी क्रॉस, उस तरह से एनालाइजर पोलराइजर क्या करेगा, क्रॉस करेगा. द फेनोमेना ऑफ पोलराइजेशन अकर्स ओनली इन ट्रांसवर्स वेव. The propagation of electromagnetic wave require electric and magnetic wave. The light wave have plane of vibrations, light plane of vibration to plane of polarizers. This is tangent. ये आपके वेव ऑप्टिक्स फाइनलाइज हो गए.